वो अपने घर के लाउंज में बैठी हुई थी। शहबाज साहब की फैमिली भी वहीं मौजूद थी। सारा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि इसकी आंखों के सामने एक दो बंदों के सर में रोशनदान खुले थे और ये मंजर इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जवाद अपनी बहन को समेटे बैठा हुआ था और इसके वजूद पर भी कभी साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। पापा, वो सब लोग दहशतगर्द थे। उन्होंने हमारी बस को अगवा कर लिया था। अजीब गंदे किस्म के इंडियन टाइप लोग थे। बस अल्लाह ने मदद की और हमारी फोर्सेस वहाँ पहुँच गईं, वरना बचना मुहाल था। सारा खौफ से लरसते हुए बोली तो सब इसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। फिर क्या हुआ? अब की बार अरबाज साहब इसकी जानिब देखकर बोले तो वो अल्फाज ढूंढने लगी। पता नहीं बाबा, बस एक तूफ़ान सा था जो अचानक ही आ गया। कौन किसे मार रहा था कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो जो भी थे बहुत ट्रेंड और एक्सपर्ट लोग थे। मेरे सामने एक कमांडो ने जान की परवाह किए बगैर वो एक्शन सीन चलाया कि मुझे हॉलीवुड की फिल्में याद आ गई। वो अल्फ़ा वन का तस्वर दिमाग में लाते हुए बोली तो इसका खोया लहजा सबने महसूस किया। वो बहुत नपे तुले अंदाज में काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने बहुत सारे रोबोट्स फिर रहे हों। वो दिमाग पर जोर देते हुए बोली तो जवाद इसे बगौर देखने लगा। चलो शुक्र है कि तुम लोग बखैरियत वापस आ गए, वरना उन्होंने तो ऊपर तक सबका जीना हराम कर देना था। निगत बेगम शहबाज साहब को देखते हुए नखवत से बोली तो इसकी हंसी निकल गई। चाची, वो कोई आम डिकेट नहीं थे। वो सब दहशतगर्द थे और ऐसे लोग किसी भी हुकूमत या कानून को नहीं मानते। बल्कि मेरे ख्याल में तो वो सब इंडियन थे और ट्रेंड थे। वो निगत बेगम को बगौर देखते हुए बोली तो वो नज़रें फिर गई। चलो खस काम जहाँ पाक, मुझे तो खुशी है कि मेरी सारा वापस आ गई, वरना मैंने तो मर ही जाना था। निगत बेगम एक और वार करने से बाज ना आई थी। जी, और मेरे मामा बाबा को भी मेरे आने की बहुत खुशी हो रही है, वरना उन्होंने भी वो भी बाज आने वालों में से कहा थी, इसीलिए दू बदू बोली। बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो चुकी है, बल्कि अब तो सुबह होने वाली है। चलो शाबाश। अरबाज साहब ने इसे मौके से हटाना मुनासिब समझा और वो भी भरी बैठी थी। फ़ौरन ही उठते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अंदर कमरे में दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा बंद किया और अपना मोबाइल निकालते हुए फ़ौरन ही सुल्तान का नंबर मिलाया। वो इसे फ़ौरन ही मुतला करना चाहती थी कि इसके साथ क्या कुछ बीत गया। चंद घंटियों के बाद ही इसकी कॉल अटेंड कर ली गई। पीछे खासा शोर आ रहा था और कहकहों की आवाज़ें सुनकर तो इसकी सुई ही फिर गई। कहाँ हो तुम? वो तीखे लहजे में बोली। हाँ, मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ हूँ, डिनर था और फिर अब ज़रा गपशप। तुम सुनाओ, सुबह होने वाली है और तुम उल्लू बनी अभी तक जाग रही हो। सुल्तान इसका मजाक उड़ाते हुए बोला तो इसकी बर्दाश्त जवाब दी गई। मैं यहाँ मौत के मुंह से निकल कर वापस आई हूँ और तुम हो कि मजाक के मूड में बैठे हुए हो। वो तनकते हुए बोली तो सुल्तान को सांप सूंघ गया। एक मिनट, मेरे साथ लाइन पर रहना, मैं ज़रा साइड पर हो जाऊँ। सुल्तान फ़ौरन ही परेशानी का शिकार हो गया। हाँ जी, अब बोलो क्या हुआ है? अचानक ही पीछे शोरगुल कम हो गया, जो साफ जाहिर करता था कि सुल्तान वहाँ से उठाया है जहाँ वो मौजूद था। सारा, वो मेरे चचा की बेटी, इसके कॉलेज का ट्रिप था मरी का, तो इसने मुझे भी साथ चलने की ऑफ़र की। वो फ़ौरन ही शुरू हो गई और सारी एडवेंचर भरी कहानी इसे सुनाने लगी। अचानक ही दरवाज़ा नॉक हुआ और जवाद इसके कमरे में चला आया। मुझे तुमसे बात करनी है, वो बस इतना ही बोल पाया। अभी नहीं, अभी मैं बिज़ी हूँ, बेहतर है कि तुम जाओ और नीचे जाकर बैठो, वो सख्त लहजे में बोली। कौन है इनाया? सुल्तान अब इतना ही पूछ पाया। मेरे चचा का बेटा है, मेरे भाइयों जैसा ही है। तुम सुनो तो सही मैं क्या कह रही थी। वो जवाद को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए बोली तो वो थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर सर झटकते हुए दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। अल्लाह ने बचा लिया सुल्तान, वरना तो आज मैं तुमसे बात न कर रही होती। वो झुरझुरी लेते हुए बोली तो सुल्तान ने कोई जवाब न दिया। तुम्हें क्या हुआ है? कम से कम पूछ ही लो कि मैं किस हाल में हूँ, या यूं ही लाश बनकर बिहेव करना है? वो छिड़ते हुए बोली। वो मैं, शुक्र है तुम ठीक हो इनाया। जब तक हमारी फोर्सेस जिंदा है, किसी भी शहरी का इकबाल भी बेका नहीं हो सकता। सुल्तान एक जज़ब की सी कैफियत में बोला तो वो आमीन बोल कर रह गई। मेरे दिमाग पर तो वो कमांडो नक्श होकर रह गया है जिसने मेरी इन बदतमीज़ों से जान छुड़वाई थी। वो गड़बड़ाते हुए बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इन लोगों का जीना हराम न कर देता। सुल्तान फ़ौरन ही उठा तो वो बेख्तियार हंस पड़ी। ये बच्चों का खेल नहीं है, कहाँ तुम और कहाँ वो हो। वैसे तुम भी इतने हट्टे कट्टे हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? काश तुम भी फोर्सेस में होते तो कितना मज़ा आता ना। फिर तुम भी ऐसे ही वन मैन आर्मी बने दुश्मनों पर टूट पड़ते। वो खोई हुई कैफियत में बोली तो सुल्तान इसकी बात काट लिया। वही नाया, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, तुमसे कल मैं बात करूँगा। सुल्तान जल्दी से बात मुकम्मल करते हुए फ़ोन काट गया। साफ जाहिर था कि इसे इनाया का इसके सामने किसी और की तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगा था। एक तो इस बंदे को हर वक्त घूमने और खाने की फ़िक्र रहती है। खाने का सोचते हुए इसे याद आया कि वो काफ़ी देर की भूखी है, इसलिए फ़ौरन से उठी और किचन का रुख किया, जहाँ से इसे खाने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाना था।
वो फ़ोन बंद करके फारिग ही हुआ था कि इसे कंधे पर हाथ का दबाव महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो तैमूर खड़ा इसे बगौर देख रहा था। आँख ओझल पहाड़ ओझल। क्या हुआ मेरे लफंगे दोस्त? ये अचानक ही महफिल छोड़ कर आना इस बात की गुबाजी करता है कि कॉल मोहतरमा इनाया अरबाज चौधरी की थी। तैमूर मजाकिया अंदाज में बोला तो वो बगौर इसकी शक्ल देखे गया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया? तैमूर इसके अंदाज पर हैरत भरे तासरात सजाते हुए पूछ बैठा। तुम्हें क्या मालूम वो किस मुश्किल से घर पहुंची है? इसकी कज़न के कॉलेज का ट्रिप हाईजैक कर लिया गया था और वो भी अपनी कज़न के साथ ही थी। वो पूरी इसरार लहजे में बोला तो तैमूर इश्तियाक से इसे देखने लगा। क्या कहानी है, मैं सुनना चाहता हूँ। तैमूर इसके सामने कुर्सी रख कर बैठ गया और इसे मुंतज़िर नज़रों से देखने लगा। इसने भी इनाया की ज़ुबानी सुनी सारी कहानी इसे कह सुनाई। इसके मुताबिक वो सब लोग इंडियन ही थे। पहले कॉलेज से तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी बस का ड्राइवर और कंडक्टर तब्दील हो गए। फिर इन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और वहाँ एक कॉटेज में कैद कर दिया गया। वहाँ इसके साथ बदतमीज़ी भी की गई और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐन वक्त पर पहुँच गए। और झुरझुरी लेते हुए बोला तो तैमूर भी थोड़ा परेशान सा हुआ, यानी कि इस साजिश में स्कूल का अमला यकीनी तौर पर मुलव्वस पाया जाता है। तैमूर दूर की कोड़ी लाया था। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे तो इसने मशवरा भी दे डाला कि मैं भी फोर्सेस ज्वाइन कर लूँ। अब भला मेरे जैसा खुश खुराक और स्टाइल में रहने वाला बंदा ये फोर्सेस की खुश्क जान हथेली पर रख कर फिरने वाली नौकरी कर पाएगा? वो झुरझुरी लेते हुए बोला तो तैमूर का एक बुलंद कहका निकल गया और फिर वो दोनों मिलकर पागलों की तरह हंसने लगे। चलो सब इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा यही काम है अय्याशी करना और खाना पीना। ये दूसरा वाला काम इन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जो इस काम के अहल हैं। तैमूर आंख मारते हुए बोला तो फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और फिर से इस मरकज़ी सिटिंग रूम में चला आया जहाँ इसके बाकी के दोस्त बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। वैसे एक बात है, लड़की है बहुत ही मासूम। पता नहीं तेरे जैसे खुश्क बंदे में इसने क्या देख लिया है। तैमूर इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो वो धीमा से मुस्कुरा दिया। वही देखा है जो ईशल ने तेरे में देखना गवारा तक न किया, क्योंकि जानती थी कि तेरे में वो चीज़ें सिरे से पाई नहीं जाती। वो तैमूर को बगौर देखते हुए बोला तो इसका फ़ौरन ही मुँह उतर गया। एक तो हर बात में ईशल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अब मैं इसे बताऊंगा कि तू इसे लेकर मेरे बारे में कैसी कैसी बकवास करता है। तैमूर फ़ोन निकालते हुए बोला तो इसने फ़ौरन ही इसके फ़ोन वाले हाथ पर झपट्टा मारा। ओना अगर भाई ये ले, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्यों बेवकत सुबह के 4 बजे तो इसे चुगलियाँ लगाकर परेशान करना चाहता है? वो हंसते हुए बोला तो तैमूर ने इसे सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया। आइंदा ख्याल रखना, वरना मेरे पास भी इनाया का नंबर महफूज है। मैं तेरी सारी असलियत इसे बता दूंगा फिर। तैमूर इसे वार्न करते हुए बोला तो वो फ़ौरन ही बाज आ गया और सामने पड़े चिकन पीस को उठाते हुए इसे सॉस में डुबोने लगा। वो सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जमा थे और सबके चेहरों पर एक दबा दबा जोश छाया हुआ था। और ऐसा होता भी क्यों ना, उन्होंने बड़े नबे तुले अंदाज में इस मिशन को सरअंजाम दिया था। यह साजिश इन्हें बेनकाब करने के लिए थी, लेकिन इसके मना कर देने की वजह से किसी ने एक लफ्ज़ मुँह से नहीं फूटा, क्योंकि इसने अपने जहन में एक और प्लान तश्कील दे रखा था और चाहता था कि वक़्त आने पर सबके सामने रखें। मरकज़ी दरवाज़ा खुला और सेक्शन कमांडर अंदर दाखिल हुए। सबकी जानिब मुस्कुराते हुए देखा और नज़रें इस पर आकर जम गई। तो मिस्टर अल्फ़ा वन साहब, कैसे हैं आप? वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बड़े ही प्यार भरे अंदाज में इसे देख रहे थे। जी सर, मैं ठीक हूँ। वो बस इतना ही बोल पाया। सेक्शन कमांडर की मुस्कुराहट ही यह साबित करने के लिए काफ़ी थी कि बात कुछ और ही है। आप सब जेंटलमैन को पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या खबर सबसे ज़्यादा तवज्जो खींचे हुए है? सेक्शन कमांडर मुस्कुराते हुए बोले तो सब नासमझी से नहीं देखे गए। वो भी अच्छा खासा परेशान हो गया था। ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड अल्फ़ा वन है, एक नाम और कई सवालात। सब लोग जानना चाहते हैं कि ये अल्फ़ा वन कौन है, जिन बच्चियों को तुम लोगों ने कल बचाया है। मेरे ख्याल में ये इन्हीं का चलाया हुआ ट्रेंड है। अब कुल मिलाकर सारी बात यह है कि सब लोगों को पता चल चुका है कि कल जो ऑपरेशन हुआ इसे लीड करने वाला कोई अल्फ़ा वन नामी बंदा था, जिसकी चलाई हुई एक्शन फिल्म की तशहीर बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। अपनी बात के इख्तिताम पर सेक्शन कमांडर हंसी पड़े थे और वह अपना सर थाम कर बैठ गया। परेशानी की कोई बात नहीं है अल्फ़ा वन, ये तो एक दिन होना ही था, लेकिन तुम्हें इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है? तुम्हें किसी ने भला कब देखा है? तो चलने दो ये सब। सेक्शन कमांडर मुस्कुराते हुए बोले तो इसने लाचारी से ब्रावो वन की जानिब देखा तो वो इसे अपनी जानिब देखता पाकर आंख मार गया। इसने जिच होते हुए अपना सर झुका लिया। सर, वहाँ एक लड़की इसका नाम पूछ कर थक गई, लेकिन इसने जवाब देना तो दरकिनार इसे देखना तक गवारा न किया। ब्रावो वन को मौका मिल गया, इसीलिए टाँट मारने से बाज ना आया। इसने गुस्सीली नज़रों से इसे देखा, लेकिन वो इसे देख ही कब रहा था। जैसा खुश्क मिजाज आदमी अल्फ़ा वन है, अल्लाह बचाए ऐसे ज़ाहिर खुश्क से। सेक्शन कमांडर भी इसे तंग करने से बाज ना आए थे और अब अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो मुस्कुरा रहे थे।
बल्कि मैं तो अपने घर में इसका नाम मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अगर आप लोगों की आंटी ज़्यादा ही मूड दिखा रही हैं तो मैं साफ कहता हूँ कि अल्फ़ा वन बनने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन कमांडर इसे खामोश पाकर एक और हमला कर गए तो वहाँ मौजूद सब लोगों का जानदार कहका बुलंद हुआ। सभी इसे देखकर हंस रहे थे और इसका दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। अच्छा जी, अब सीरियस हो जाइए सब के सब, बहुत हो गया मजाक, अब कुछ काम की बात कर ली जाए। वो इसकी जान छोड़ते हुए बोले तो इसने सर उठाकर सबकी जानिब देखा। सभी इसे देखकर रुख फिर गए, लेकिन एक वाहिद ब्रावो वन था जो इसे देखते हुए अब भी मुस्कुरा रहा था और इसकी मुस्कुराहट में चैलेंज वाज़ेह था। कल जो कुछ हुआ वो सब कुछ हमारी और बाकी इदारों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था। जिस तरह आप लोगों ने इस मिशन को घंटों में हल किया, हमारा मोराल बहुत ही बुलंद हो गया है और डिग्निटी को इनफरादी हैसियत हासिल हो गई है। इसमें आप सब लोगों का बड़ा किरदार है। अब ऐसा है कि हमें वो लाइसेंस मिल चुका है जिसकी बड़े बड़े इदारे तवक्का करते हैं। अब वो काम करने का वक़्त आ गया है जो इस वाक़े की वजह से इल्तवा का शिकार हो गया था। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करते स्क्रीन ऑन की और इस पर एक शख्स की तस्वीर नज़र आना शुरू हो गई। ये है वो छलावा जिसका पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तस्करा हो रहा है। ये यहूदियों का आला ख़ास है और इनका मंजूर नज़र भी है। ये इंडियन से ज़्यादा इनका वफ़ादार है और डबल गेम खेल रहा है। नाम है इसका शंकर त्रिपाठी और ये यहाँ मौजूद नेटवर्क का सरबराह भी गर्दाना जाता है। इसका मज़हब सिर्फ पैसा है और इसके लिए ये अपनी माँ को भी बेच सकता है। यही वजह है कि बैक वक्त ये इंडियन और यहूदी लॉबी के लिए काम सरंजाम दे रहा है। लास्ट लोकेशन इसकी सकर्दू में देवसाई के मुकाम पर ऑब्ज़र्व की गई थी और इसके बाद ये कहीं और निकल गया था, लेकिन अब हमारी इत्तलात के मुताबिक ये फिर से इसी जगह दोबारा आने वाला है। इसका क्या मकसद है और यह वहाँ सर्द वीराने में क्या कर रहा है, यही जानना और इसे इसके इरादों से रोकना ही हमारा मिशन है, जिंदा या मुर्दा। हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं और यही वजह है कि आप लोग खुलकर काम कर सकेंगे। सेक्शन कमांडर ने खुलकर वजाहत दी तो वो बगौर स्क्रीन पर नज़र आने वाले शख्स को देखने लगा जिसके हर एक ऑप्शन के आगे सवालिया निशान लगा हुआ था, यानी कि अभी तक इसके बारे में वो लोग बिल्कुल ही बेखबर थे कि आखिर इसका मकसद क्या है। आप लोगों को एक ऐसा केस दिया जा रहा है जिसके बारे में आप सब लोग ही अक्सर बेखबर हैं और यही आपका चैलेंज है कि इसे कैसे अपने शिकंजे में कसते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये केस भी कलील मुद्दत में और जाफिशानी से सरंजाम देंगे। सेक्शन कमांडर ने शायद इसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ ली थी, इसीलिए इसकी जानिब देखते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दिया। बेफिक्र रहें सर, इंशाअल्लाह हम लोग ये काम भी कर जाएंगे। वो सदके दिल से बोला तो सारी टीम मेंबर्स आमीन बोल कर रह गए। 1-2 दिन में ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर आप लोगों की रवानगी होगी। अपनी तैयारी पूरी रखें और अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें। सेक्शन कमांडर ने मीटिंग बर्खास्त की और अपना कोट उठाते हुए खारजी रास्ते की जानिब बढ़ गए। वो नज़रें झुकाए अरबाज साहब के सामने खड़ी हुई थी और वो खासे बरहम नज़र आ रहे थे। इनके साथ ही आसमा बेगम भी मौजूद थी। वो खामोशी से इसे देखे जा रही थी। जवाद ने रिप लगाई हुई है कि इसे ये शादी करनी नहीं है और वो अपने मास्टर्स के लिए इंग्लैंड जाना चाह रहा है। मैंने कितनी मुश्किल से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन तुमसे और तुम्हारी माँ से बर्दाश्त न हुआ। अरबाज साहब इसे लिताड़ते हुए अब अपनी तोपों का रुख आसमा बेगम की जानिब फिर गए थे, जिस पर वो हैरानी से इन्हें देखने लगी। तुम्हें 1000 मरतबा समझाया है कि जवान बच्ची है, आज नहीं तो कल इसकी शादी हो ही जानी है। मैंने अपनी जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इसके लिए एक बेहतरीन रिश्ते का इंतखाब करता, लेकिन तुम जाने क्या सोचे बैठी हो। वो आसमा बेगम को देखते हुए बोले तो इसकी बर्दाश्त जो पहले हद से बड़ी हुई थी जवाब दे गई। बाबा जी, मैं कम अज़ कम इससे तो शादी नहीं करना चाहती। दुनिया की कौन सी बुराई है जो इस बंदे में मौजूद ना हो। लड़कियां, नशा, ख़राब सोसाइटी। मैंने फिर भी आपकी खुशी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब अगर वो खुद ही इनकार कर रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। वो मासूमियत भरे अंदाज में सफाई देते हुए बोली तो अरबाज साहब इसे देख कर रह गए। सब कुछ ठीक हो जाता है, शादी से पहले सभी इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन तुम्हें तो बाद की सोच ही नहीं आती। बस अड़ी हुई हो अपनी बात पर और मजाल है जो मेरी किसी भी बात की कोई अहमियत हो। वो अपनी बात के इख्तिताम पर वो खांसने लगे तो आसमा बेगम ने फ़ौरन से उठते हुए इन्हें पानी का गिलास भरते हुए हाथ में थमाया, जिसे वो एक ही घूंट में खाली कर गए। लेकिन इनकी हालत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद इस बात की टेंशन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ले ली थी। जब इन लोगों से ना संभाला गया तो आसमा बेगम ने इसे गाड़ी निकालने का बोला और अरबाज साहब को सहारा देते हुए गाड़ी तक लाए। अगले 15 से 20 मिनट तक वो लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे और चूँकि डॉक्टर के पास इनकी सारी केस हिस्ट्री थी, इसलिए इसने इन्हें फ़ौरन ही एडमिट करने का मशवरा दिया और इन्हें एमरजेंसी में ले गए। इसने फ़ोन निकालते हुए शहबाज साहब को कॉल मिलाई और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए बाहर पड़े बेंच पर बैठ गई और आंखों में आए आंसू साफ करते हुए दुआ करने लगी। मान जाओ अपनी बाबा की बात, इस स्टेज पर हम दोनों इन्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे।
अपनी तरफ से तो हमने इन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर लिया है, अब अगर वो नहीं मान रहे तो फिर यही हमारी किस्मत। आसमा बेगम इसे आराम से समझाते हुए बोली तो वो खामोशी से सर हिला कर रह गई। फिलहाल इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी कल रात ही इसने पूरे ज़ोरों शोर से अल्फ़ा 1 का ट्रेंड ट्विटर पर चलाया था और अभी तक वो इस शहर से बाहर नहीं निकल सकी थी कि आज ये सब कुछ हो गया। इस सब में इसे सुल्तान कहीं भी याद नहीं था। वो तो बस अल्फ़ा 1 के बारे में ही सोचे जा रही थी और वही सारा मंजर इसकी आंखों के सामने चल रहा था जो इसने वहाँ कैबिन में देखा था। थोड़ी देरी गुजरी होगी कि इसे शहबाज साहब दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते नजर आए और हैरत की बात थी कि आज इनके साथ जवाद भी था जो इसे देख चुका था और अब सीधा इसकी जानिब चला आ रहा था। ये क्या हो गया भाभी जी? अभी तो भाई साहब इस आजमाइश से गुजरे हैं और फिर अचानक यह सब कुछ होना अच्छी बात नहीं लगती। शहबाज साहब परेशानी के आलम में बोले तो आसमा बेगम बस सर हिला कर रह गई, जबकि वो हनूज नज़रें झुकाए बैठी दुआओं में मसरूफ़ ही रही। थोड़ी देर में ही आसमा बेगम शहबाज साहब के साथ डॉक्टर के पास चली गई तो जवाद इसके साथ ही बैठ गया, लेकिन खामोशी रहा। इसने नज़रें उठाते हुए इसे देखा तो वो इसे ही देख रहा था। मेरे पास अल्फाज नहीं जिनसे मैं तुम्हारे दुख का मदावा कर सकूं, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे और ताया को जल्द ठीक करे। जवाद बस इतना ही बोल पाया था। तुम्हारी वजह से तो इन्हें ये अटैक आया है, वो जवाद को गुलाबी आंखों से देखते हुए बोली तो वो हैरानी से इसे देखेगा। मेरी वजह से? वो कैसी? वो ना समझी से इसे देखने लगा। बाबा की ज़िद है कि मेरी तुमसे शादी हो जाए। मैंने तो दिल पर पत्थर रख कर हाँ कर ही दी थी, लेकिन अब तुम जो इंग्लैंड जा रहे हो, अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? वो आंखें रगड़ते हुए बोली तो जवाद इसे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। अब तुमने दोस्त ही इतने ख़तरनाक रखे हुए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? वो लोग मुझे उठा कर ले गए और धमकियाँ देने लगे, अब भला मेरा इन बदमाशों से क्या मुकाबला बनता है? जवाद जले कटे अंदाज में बोला तो इसे देख कर रह गई। और वो सब जो सवेरा ने मुझे बताया था, वो बिज़नेस मैरिज, वो सब क्या था फिर? इसे किसी तौर चैन नहीं मिल रहा था। वो फिनाया वो मुझे पसंद करती है, मुझे पाने के लिए वो तुम्हें कुछ भी बताएगी और तुम यकीन कर लोगी। जवाद जिच होते हुए बोला तो वो खामोश होकर रहेगी। और तुम्हारा वो दोस्त शहजाद, जानते हुए इसने क्या किया? वो एक और सवाल कर बैठी तो जवाद ने हाथ उठाते हुए इसे रोक दिया। तुम क्या चाहती हो इनाया? जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूँ, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? जवाद झट से बोला तो वो नज़रें झुका गई। हर लड़की के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो बस इतना ही कह पाई। मैं वो सब दूर करने के लिए तैयार हूँ, आगे बात करो। जवाद आज इसकी सारी बातें मानने के मूड में नज़र आ रहा था। अब कोई एतराज़? जवाद इसकी जानिब देखते हुए एक मरतबा फिर से कन्फर्म करना चाहा तो इसकी निगाहों के सामने सुल्तान का चेहरा घूम गया। लेकिन जिन हालात में वो बैठी हुई थी और जिस हालत में अरबाज साहब अंदर इमरजेंसी में पड़े थे, इससे चाहकर भी इनकार न हुआ। ओके, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक सर्द आ भरते हुए वो बस इतना ही बोल पाई तो जवाद ने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिसे वो लाख कोशिश के बावजूद छुड़वा न पाई और खामोशी से नज़रें झुका गई। बस ताया जी ठीक हो जाएं, हम इन्हें मज़ीद परेशान नहीं करेंगे और इनकी खुशी के लिए हम दोनों पुरानी सारी बातों को भूल जाएंगे। जवाद इसका हाथ सहलाते हुए बोला तो वो नज़रें उठाते हुए इसकी जानिब देखने लगी। मेरा यकीन करो इनाया, मैं तुम्हें कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जवाद इसकी आंखों में देखते हुए बोला तो इसे पसीने आने लगे। इतनी देर में शहबाज साहब आसमा बेगम के साथ चले आए और इन्हें खुशखबरी सुनाई कि माइनर सा अटैक था और फिक्र करने की कोई बात नहीं। जवाद इसकी जानिब देखकर मुस्कुराने लगा तो वो भी फीका सा हंस दी थी।